हाय लबास्टर ड्रीमर्स। आज तारीख है 18 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून की जिस्ट समझेंगे कि कार्टून में किस पर बात की जाती है। कि इसमें कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो कोरोना वायरस के साथ साथ मीन जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इनमें का रोल निभा रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस परेशान कर रहा है करेक्ट बहुत वेरी वेरी सिमिलर तरीके से ये पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और नेपाल हो गया। मीन अभी तक केवल पाकिस्तान के साथ इशू होता था, अभी राइट नाउ ये तीनों कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि इंडिया को टारगेट कर रही हैं। और इंडिया अभी राइट नाउ को इंडिया को डिफेंसिव मोड में दिखाया गया है कि इंडिया ने किया क्या है कि मास्क पहन के रखा है, मतलब काफ़ी वो डिफेंसिव मोड में है अभी राइट नाउ तक। तो राइट, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। आर्टिकल में हम स्टार्ट करेंगे इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ से। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम पहले देखेंगे कि इसका एंशियंट हिस्ट्री क्या रहा है, मीन जब चाइना जब फॉर्म होता है तब का, और इंडिया का क्या रिलेशन रहता है हम भी देखेंगे। कि फिर उसके बाद हम देखेंगे 1962 के वॉर के बाद से किस प्रकार के डायनामिक्स में परिवर्तन होता है, हम उसे देखेंगे। फिर हम वेरियस इश्यूज़ देखेंगे कि किस प्रकार से मीन जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में और तिब्बत वाले रीजन में चाइना का पर्सपेक्टिव क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1949 और 1950 में चाइना की लीडरशिप बेसिकली करती क्या है कि काफ़ी पीसफुल तरीके से जिस प्रकार से इंडिया है करे उसी प्रकार से चाइना भी हुआ करता था। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक क्या था कि एक फ्रेंडली रिलेशन था। 1954 में पंडित नेहरू के साथ साथ मीन चाइना के लीडर्स ने भी पंचशील सिद्धांतों पर पूरी तरह से काम किया था और सिग्नेचर किया था। तो पंचशील सिद्धांत बेसिकली था क्या कि हम किसी किसी भी दूसरी टेरिटरी का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, हम एनेक्स नहीं करेंगे, और तमाम तरह की ये पांच बातें थी उसमें मेंशन की हुई थी। और उसमें लीडरशिप रोल में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के लीडरशिप के बीच में जो उस वक्त माओ हुआ करते थे, तो उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग काफ़ी बेहतर थी। बट मे भी ये हो सकता कि पंडित नेहरू की गलती थी या फिर चाइना की मेन अंडरनेथ में कोई प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि पंचशील सिद्धांतों को साइन करने के बाद भी 1959 में चाइना करता क्या है कि तिब्बत को एनेक्स कर लेता है। इंडिया इंडिया और चाइना का जो पूरा पूरा बाउंड्री है ये पहले चाइना के साथ लगता नहीं था। अगर हम इस वाले मैप में अगर हम देखें, ये वाला मैप, आप इस मैप पे अगर आप देखो तो ये तिब्बत वाला रीजन है, और जितनी भी बाउंड्री है इंडिया और चाइना की मीन 4056 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये पूरी पूरी बाउंड्री बेसिकली तिब्बत के साथ लगती है, चाइना के साथ तो हमारी बाउंड्री लगती ही नहीं थी। राइट, तो जो तिब्बत वाला रीजन है जहाँ जहाँ पर भी इशू है, अगर ये लद्दाख वाला रीजन है, ये पहला वाला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश वाला, सिक्किम वाला रीजन है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होगा कि उत्तर प्रदेश वाला और ये हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो इन सारे रीजन का जो अटैचमेंट था, जो बाउंड्री हम लोग शेयर करते थे, वो तिब्बत के साथ शेयर करते थे, ना कि चाइना के साथ। लेकिन 1959 में होता क्या है कि चाइना एनेक्स कर लेता है तिब्बत को, तब से चाइना की बाउंड्री और इंडिया की बाउंड्री दोनों एक साथ लग जाती है। और इंडिया की लीडरशिप के बिहाफ से होता क्या है कि उसे एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है कि तिब्बत का एनेक्सेशन मीन पंडित नेहरू का ये बोलना कि तिब्बत पर चाइना का मीन ऐतिहासिक रूप से अधिकार रहा है, तो इसलिए अगर चाइना ने अगर तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार का स्टेटमेंट इंडिया के लीडर्स का देना बेसिकली इंडिया की डिप्लोमेसी को और इंडिया की सोवरेनिटी को पर क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया। अभी जो रिसेंट में एक घटना घटी है, जो गोलन घाटी वगैरह का जो केस राइट नाउ चल रहा है, तो 1962 के वॉर में ये तिब्बत वाला रीजन है ये पूरा पूरा, और ये है अक्साई चीन। तो इस अक्साई चीन वाले हिस्से पर हुआ क्या कि चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया है। अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है कि अभी इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं और उनके 43 सोल्जर्स मारे गए हैं। तो ये वाला जो गोलन वाला क्षेत्र है, यहीं पर पूरा पूरा इशू चल रहा है। अब एक काराकोरम रेंज है, कुमाऊं माउंटेन है। तो होगा क्या कि यूपीएससी के एग्जाम में या फिर किसी एग्जाम में मीन नियर नियर के सराउंडिंग वाले माउंटेन को या किसी रिवर्स को पूछा जा सकता है कि न कोई भी ऑर्डर दिया सकता है। तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि मुझे एक मैप का पूरी तरह से डिस्क्राइब भी कर देना चाहिए। और लद्दाख वाले रीजन में ये जो गोलन वैली वाला रीजन है, यहीं पर पूरा डिस्प्यूट अभी राइट नाउ चल रहा है। इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया अप्रैल वाले केस में स्टेटस क्यू एंटी चाहता है कि जैसा पहले था बिल्कुल वैसा हो जाए। लेकिन चाइना ने क्या करता है कि चाइना अभी राइट नो जो मेरी पोजीशन है, हम इस पर वो सीज फायर करने के लिए तैयार है। मतलब चाइना कह रहा है कि हम जितनी टेरिटरी को आपकी एक्वायर कर चुके हैं इन 12 वीक में, हम उतने पर ही हम मानने को तैयार है कि आप मुझसे शांति का समझौता कर लो। लेकिन इंडिया कह रहा है कि नहीं,
जो अप्रैल वाले रीजन में जब आप हमारे रीजन में चले आए थे, जो फिंगर वाले रीजन में चले आए थे, कह रहे हम उसके बाद से हम चीज़ों को मानेंगे नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल करो, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा करो। ठीक, तो ये चाइना के क्या है कि चाइनीज़ की एक पूरी तरह से स्ट्रेटजी है। तो 1954 में मीन पंचशील सिद्धांत के बाद भी तिब्बत को एनेक्स कर लिया जाता है। फिर 1962 में इंडिया और चाइना का वार होता है और पंडित नेहरू का मिस कैलकुलेशन की वजह से इंडिया वो वॉर हार जाता है। बट उसके बाद नेपोलेक वाले रीजन में 1967 में चाइना के साथ फिर से झड़प होती है और इंडिया जीतता है। इंडिया उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बट होता क्या है कि उसे प्रॉपर तरीके से कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, ना इंडियन साइड में और ना चाइनीज़ टेरिटरी वाले साइड में। होता कुछ यूँ है कि जब चाइना को नुकसान होता है तो चाइना नंबर्स नहीं काउंट करता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ या क्या वाटर वेल्स, कि 1967 में अगर वो हारा था तो 1967 की कोई गणना नहीं करता, उसे वॉर मानता ही नहीं है कि 1967 में कुछ हुआ भी था। वेरी सिमिलर अभी राइट नाउ जब इंडियन सोल्जर्स ने मीन उनके सोल्जर्स को मारा है, मीन 43-45 के आसपास के उनका लॉस हुआ है, तो राइट नाउ अब वो नंबर तक काउंट करने के लिए तैयार नहीं है। ये चाइना की बड़ी वेरी क्रिटिकल डिप्लोमेसी है कि वो जब खुद हारते हैं तो वो उसे हाइड करके रखते हैं। ओके, ये तो हमने देख लिया कि 1962 के पहले क्या था, 1962 1967 में क्या होता है। फिर इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में वेरियस ट्रीटीज़ और वेरियस बायलेटरल एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, लेकिन चाइना की जो पूरी तरह से डिप्लोमेसी रहती, स्ट्रेटजी रहती है, वो लैंड को एक्वायर करने की रहती है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि मेजर रीजन में 1959 में जब दलाई लामा भाग करके चले आते हैं यहाँ पे, उसके बाद से चाइना क्या करता है कि चाइना बराबर क्लेम किए जा रहा है, कह रहे अरुणाचल प्रदेश में मेरा है, सिक्किम वाला रीजन भी मेरा है। मीन तिब्बत से सटे हुए जितने भी माउंटेनियस रीजन है उन सब पर अपना अधिकार जताता है। कहता है जिस प्रकार से इंडिया ने मान लिया कि तिब्बत मेरा है, तो तिब्बत से जुड़े हुए जहाँ जहाँ की बाउंड्री है वो सब मेरा है। तो पंडित नेहरू को इस बात की चिंता रहती है, बट स्टिल वॉर के बाद होता है कि अक्साई चीन वाला पार्ट उनका हो जाता है। अभी वो राइट नाउ हमारे पास नहीं है। इंडिया करता क्या, इंडिया फिर एक्शन क्या लेता है, सेकेंड स्टेज पे चलते हैं कि इंडिया करता है अपनी बाउंड्रीज़ को एक्वायर करने, अपनी बाउंड्रीज़ को ओके करने के लिए कुछ सर्विसेज का निर्माण करता है। जैसे इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का निर्माण करता है, ये वार के बाद 1962 के वार के बाद। और चांडाल स्ट्रेटजी के नाम से मीन पूरी तरह से हमने क्या किया कि अपने लोगों को प्रॉपर ट्रेन किया कि चाइनीज़ की आर्मीज़ वगैरह कैसे फंक्शन करती हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। हम जब 1962 के बाद से हम अपने सोल्जर्स को पूरी टैक्टिक्स को सिखाते चले आ रहे हैं। ये तो इंडिया की स्ट्रेटजीज़ रही हैं। और जो हमने IFAS का निर्माण किया था, तो IFS सर्विस को और IFS सर्विस के मीन इंडियन फॉरेन सर्विस को भी और IPS सर्विस को कह रहे कि तीनों को प्रॉपर हम रोटेशन बेसिस पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कह रहे वहाँ पर हम उन्हें डिप्लॉय करते हैं, हम उन्हें वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। जिससे हुआ क्या कि 1962 के वार के बाद से जो इंडियन साइड के जो सोल्जर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, कह रहे उन्हें प्रॉपर आइडिया है कि चाइना किस प्रकार से फंक्शन करता है और चाइना का टैक्टिक्स क्या होती है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कह रहे पूरी तरह से हमें आइडिया है। ठीक, तो दैट इज़ वाई इंडिया राइट नाउ क्या है कि इंडिया फियर में नहीं है, इंडिया के पास एक कोई खौफ नहीं है कि फिर चाइनीज़ कैसे किस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, तो ऐसा कोई डर नहीं है। फिर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में और तिब्बत वाले रीजन में कह रहे दोनों ही जगहों पर होता क्या है कि चाइना क्या कर रहा है कि अपना अपना क्लेम घोषित कर रहा है कि नहीं ये वाला भी रीजन मेरा है, और वन बाय वन करके एक एक रीजन को बढ़ाता जा रहा है। फिर राइटर इसमें कहते क्या हैं कि इंडिया के जो इंपॉर्टेंट क्या है नेबर्स हैं, लाइक भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो भूटान के साथ तो हमारी मैत्री संबंध 2007 में भी साइन हो गए थे और 1949 में भी साइन थे। तो जिसकी वजह से चाइना क्या करता है, चाइना भूटान में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन नेपाल के साथ हुआ क्या कि 1950 में जो एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए थे, कह रहे उस पर क्या होता है, उस पर अमेंडमेंट वगैरह डिस्कशन वगैरह अभी राइट नाउ नेपाल के साथ चल ही रहा है। तो जिसकी वजह से नेपाल में क्या हुआ कि चाइना पेनिट्रेट कर पाया और नेपाल को अपने फेवर में राइट नाउ कर लिया है, क्योंकि राइट नाउ इस वहाँ पर क्या है कि कम्युनिस्ट की सरकार है और चाइना क्या है कि कम्युनिस्टों का लीडर है। तो दैट इज़ वाई हुआ क्या कि नेपाल भी हमारे अगेंस्ट में जा चुका है। ठीक, तो ये पूरा इशूज़ पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया था मैंने, वो सारे पहलू डिस्कस कर लिए जो एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट थे। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर। राइटर कहते हैं कि कोविड-19 के बाद से पैंडेमिक जब से पूरे तरह से फैला हुआ है, कह रहे जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी पर्सन की, कह रहे वो भी फुलफिल हो नहीं पा रही हैं। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि हमने अपने पूरी इसेंशियल मीन प्राइमरी सर्विस को, सेकेंडरी सर्विस को और टर्सरी सर्विस को कह रहे तीनों को हम पूरी तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगा रखें। लेकिन जो इसेंशियल चीज़ें हुआ करती थी, कह रहे वो तो हम उन्हें प्रोवाइड भी नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे किसी को BP का या किसी को डायबिटीज़ का इशू है या
कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे लोगों के पास, लोग क्लिनिक्स पर जा नहीं पा रहे, कह रहे इस प्रकार की फैसिलिटी इसमें राइट नाउ बंद हो चुकी है। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट की तारीफ भी इसमें तारीफ की जाती है, कहती है कि उन्होंने किया क्या कि राइट नाउ एक मैक्सिमम कैप को डिसाइड कर लिया है कि प्राइवेट कंपनीज़ की कितना ज़्यादा पैसा ले सकती हैं और मीन टेस्टिंग का क्या चार्ज होगा और पूरी ट्रीटमेंट का क्या चार्ज होगा। कह रहे तमिलनाडु ने पूरी तरह से उस पर कैप लगा के रखा हुआ है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर क्या हुआ है कि इस प्रकार की चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। और एक और बात यहाँ पर मेंशन की जाती है कि 80% जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं और 64% जो हॉस्पिटल्स हैं कह रहे वो प्राइवेट ओन है या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो रेगुलेशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बहुत कम है। तो हमें करना क्या चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कह रहे उसमें रेगुलेशन को बढ़ा देना चाहिए और कोविड-19 से रिलेटेड भी जितने भी पेशेंट हों कह रहे उनके लिए हमें प्रॉपर मीन गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आनी चाहिए कि उसका क्या चार्ज किया जाएगा और कितने टाइम पीरियड तक उस पेशेंट को रखा जाएगा और जब तक वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाता है, राइट। तो इसमें बस उसी की बात कह रहे हैं कि कुछ और चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो PSUs होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कह रहे उसके साथ हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जोड़ दें और उन दोनों को जब तक कि ये पूरा कोविड-19 का पीरियड या पैंडेमिक का पीरियड नहीं खत्म हो जाता है तब तक हम उन दोनों को जोड़ करके रखें, ठीक। ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट वन हमारा जो आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। अगेन वो LAC की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली फाइट हुआ है कि मीन गन से फाइट नहीं हुआ है, बट हुआ क्या कि आर्मर तरीके से मीन दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ के ड्यूरेशन में भी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो दोनों का नैरेटिव अलग अलग है। चाइना कह रहा है कि इंडिया मेरे वाले रीजन में घुसा है उसके बाद फाइट हुई है, बट हो क्या रहा है कि इंडिया क्या कह रहा है कि नहीं, हमें बुलाया गया था कि वो करने डी एस्केलेशन करने के लिए बुलाया गया था और जब हम उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गए तो उनके पास रॉड वगैरह थे, फिर हमारे और उनके बीच में फाइट हुई तो हमारे 20 लोग मारे गए हैं और एक कमांडर के साथ और उनके 43 लोग मारे गए हैं। इस प्रकार का दोनों साइड का नैरेटिव है। लेकिन चाइना ये वाली बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि चाइना क्या कह रहा है कि अप्रैल के बाद से मीन इन 12 वीक में चाइना जहाँ पर एक्वायर कर लिया है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानने की बात करता है और उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल रहा है। और इंडिया जब डी एस्केलेशन के लिए जब उनके पास गया बोला कि अब तो आप बोल रहे थे कि आप डिसएंगेजमेंट करोगे, आप पीछे जाओगे, तो पीछे जाने के लिए जब वो रेगुलेट करने के लिए जब इंडियन सोल्जर्स गए तो इंडियन सोल्जर्स पर उन्होंने अटैक कर दिया। रिस्पॉन्स में इंडियन सोल्जर ने अटैक किया तो चाइना का इस प्रकार का नैरेटिव जो ग्लोबल टाइम्स है वहाँ का न्यूज़पेपर है, बेसिकली चाइना का क्या है कि चाइनीज़ जो स्टेट है कह रहे हैं उसका माउथ पीस है। तो उन्होंने किया क्या बेसिकली कि पूरा नैरेटिव जनरेट कर दिया कि इंडिया ने अटैक किया है ना कि चाइना ने, राइट। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली। अब यहाँ क्या है कि यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली का मीन ये है कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो दिल्ली वासी होंगे केवल उन्हीं का कोविड-19 में इलाज होगा, उन्हीं का टेस्ट होगा, उन्हीं का प्रॉपर तरीके से चेकअप होगा, मीन प्रायोरिटी में उन्हें पहले रखा जाएगा। तो अनिल बैजल जी बोलते हैं, कहते हैं कि वो जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वो हेड हैं, ठीक। तो उन्होंने किया क्या कि ओवर रूल कर दिया, कह रहे कि नहीं, चीफ मिनिस्टर ने जो बोला है कह रहे वो सब नलीफाई होता है, कह रहे कि वो सभी का इलाज होगा यहाँ पर और दिल्ली सबकी है ना कि केवल दिल्ली वासियों की है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये क्या है कि ये कैपिटल है, ओके। इस पूरे आर्टिकल में यही बात मेंशन थी कि चीफ मिनिस्टर के आदेश को अनिल बैजल जी ने क्या किया कि पूरी तरह से नलीफाई कर दिया और अपना पुनः एक गाइडलाइन को इशू करते हैं, कहते हैं अब ट्रीटमेंट सबका होगा, केवल दिल्ली वासियों का नहीं होगा। ये मैप हम देख चुके हैं अभी राइट नाउ। अब हम मूव करेंगे मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19 की बात करें। कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होता है कह रहे उसके बाद से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन ढेर सारे स्टार्ट हो जाते हैं। बट हुआ क्या, अगेन से यहाँ पर शिकायत करते हैं, कहते हैं शिकायत क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे WTO हो गया, WHO होगा, कह रहे ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर नहीं पा रहे हैं और पोस्ट कोल्ड वार सेकंड के बाद से कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं कह रहे हैं इनका जो रेगुलेशन है और जो इनकी पॉलिसीज़ नहीं है कह रहे हैं प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि चाहे वो 2007-8 की क्राइसिस हो,
फिर चाहे उसके बाद से जितने भी तरह के रिसेशंस आए हैं, कह रहे उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है। और पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं, कह रहे हैं चाइना 14% पैसे खर्च करता है, लेकिन बहुत ही कुछ ही इंस्टीट्यूशन में उसका अभी राइट नाउ क्या है, मेजॉरिटी है या कुछ ही इंस्टीट्यूशन में उसका अधिकार है। जैसे कि WHO में क्या है कि डोमिनेशन की वो डोमिनेट करता है, कि वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यूनेस्को में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस है, कह रहे वहाँ पर हुआ क्या कि USA वहाँ से पुल आउट कर गया, USA वहाँ से बाहर हो गया। तो USA का वहाँ से बाहर जाना इस मल्टीलैटरलिज्म इंस्टीट्यूशन का फेल होना दिखाता है। अब इंडिया का क्या करना है कि इंडिया के पास एक राइट नाउ एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के सेंस में है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में वो अपना स्पेस बना सकता है। जैसे 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको स्पेस मिलने वाला है, तो अगर उसमें क्या कर सकता है, उसमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा करके परमानेंट सीट पाने के लिए भी वो प्रयास कर सकता है। तो हमारा ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। मैटरनल हेल्थ मैटर्स की बात करता है। अब इसमें बात क्या की जाती है कि नोएडा में एक केस हो गया कि नोएडा में एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको 6 हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, मेन एडमिट करने से ही मना कर दिया था। अब 6 हॉस्पिटल के लोगों को मना करने के बाद मीन जब वो एम्स में डिलीवरी देती है तो उस महिला की हो जाती है मौत। तो इस पूरे केस को लेकर के कहते हैं कि इतने जब सेंसिटिव एरिया में, जब दिल्ली जैसे कैपिटल वाले रीजन में जब ऐसा केस हो सकता है, तो कॉर्नर ऑफ द जो कंट्रीज होंगी, कह रहे जहाँ पर रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पर मीडिया का एक्सेस नहीं है, कह रहे वहाँ पर क्या क्या होता होगा, कह रहे इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और इस प्रकार की गाइडलाइन जब अचानक से लॉकडाउन को लगा दिया गया, तो उस वक्त करीब इसमें बताते हैं कि 8 लाख महिलाएं ऐसी थीं, कह रहे कि जो प्रेग्नेंट थी, कह रहे हैं वो या तो डिलीवरी देने वाली थी या जस्ट 1 महीने रह गया था उनका, कुछ दिन रह गया था, तो लेकिन उनकी केयर नहीं की गई। और 1 महीने बाद फिर वापस से उनकी केयर के लिए अगर गाइडलाइन इशू भी किया गया, तो उसमें भी एम्बिग्विटी बहुत ढेर सारी थी कि कुछ जगह पर क्या था कि एम्स में होगा कि नहीं होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा कि नहीं होगा, कह रहे जिस प्रकार का क्या था, पूरा कन्फ्यूज़न था। ठीक, तो इसकी वजह से उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाती है। और पैसे देने की बात कह रहे थे कि अगर आप प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में अगर जा करके आप डिलीवरी करवाते हो, तो आपको क्या होगा कि आपको पैसे भी मिलेंगे, इंश्योरेंस भी कवर मिलेगा, और फिर उसकी केयर भी मिलेगी, हर तीसरे महीने पर, हर छठवें महीने पर प्रॉपर तरीके से केयर मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि ये इनमें से कुछ भी देखने को हमें मिला नहीं। अगेन वही आर्टिकल में फिर से पूरी बातें मेंशन की गई हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कह रहे उसका रेगुलेशन यहाँ पर नहीं किया जाता है। और 80% डॉक्टर्स कहाँ पर काम करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। ठीक, केवल 20% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। और 64% जो बेड की फैसिलिटीज़ हैं, कह रहे हैं वो पूरी तरह से कहाँ पर अवेलेबल है, कह रहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कह रहे हैं उन्हीं पर रेगुलेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें इस तरह की चीज़ों को देखने को मिल जाता है। तो करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, कह रहे हैं वहाँ पर भी रेगुलेशन करना चाहिए, और उस इंस्टीट्यूशन पर पूरी तरह से एक निश्चित एक डेफिनेट गाइडलाइन इशू करना चाहिए, उसी के अनुसार वो लोग काम करेंगे। अदरवाइज इस तरह के केसेस हमें देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। तो जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, मैंने वो सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है, इसमें कुछ भी अलग नहीं था एक्स्ट्रा डिस्कस करने के लिए। दैट्स वाई एवरीथिंग इज ऑल राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।